हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जीएस टॉप 30 एमसीक्यूज के आधार पर आज हमारा तीसरा टेस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारे इस चैनल पर फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है और ये फ्री प्रैक्टिस बैच जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपी में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या और भी बहुत सारी परीक्षाएं देश की जिनमें जीएस पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए हमारे इस चैनल पर जीएस टॉप 30 एमसीक्यूज के आधार पर टेस्ट कराए जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारा तीसरा टेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है और फिर अपने 30 प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अपने चैनल्स के बारे में देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है और हमारे इस चैनल का नाम है सतीश एकेडमी ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जीएस के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट कराया जाता है। मैथ की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की भी चल रही हैं और फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज को भी हमारे चैनल पर समय समय पर कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई सा भी प्रश्न, कोई सा भी एक सब्जेक्ट पढ़ना हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी अपील के साथ बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की ओर। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखो, पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में इनका एक अहम रोल रहा। और फ्रेंड्स, एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इनकी एक उपाधि है, जो बी आर अम्बेडकर हैं, इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। अगर कभी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनु किस विचारक को कहा जाता है, तो वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। आपको ये फैक्ट याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बताइए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बृहस्पति। इस बृहस्पति को हम जुपिटर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये बृहस्पति कितना बड़ा है। अगर इसके व्यास की बात करें, जो इसका व्यास है, आप जानते हैं कि ये बीचों बीच व्यास होता है। तो इस जुपिटर का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जुपिटर कितना बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। तो ये फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति अर्थात जुपिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, शायद आपको इसमें से मतलब इस प्रश्न की जानकारी आप में बहुत सारों को पता होगी। तो देखो, जो WHO है उसका मुख्यालय जेनेवा में है। फ्रेंड्स, एक और विश्व स्तरीय संगठन है, उसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो बताइए वो कौन सा विश्व स्तरीय संगठन है जिसका मुख्यालय WHO के अलावा जेनेवा में है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो WHO है, ये जो जेनेवा है, ये कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड। एक देश है स्विट्जरलैंड, वहां पर है जेनेवा। जो WHO है उसका मुख्यालय है यहाँ पर। एक और संगठन है, आपको पता करना है कहां पर है, उसका आप कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सा दूसरा संगठन है जिसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 की और 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो शायद ये भी आपको अच्छे से पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। क्योंकि आजकल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बहुत चर्चा में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारी एग्जाम की दृष्टि से मुख्य है और हमसे पूछा गया है कि ये बताइए, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स बताइए, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। देखो, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम उन 8 राज्यों के नाम लिखना चाहें तो वो कौन कौन से राज्य होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अगर उसका नाम आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एमपी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, चलो आप समझ जाना, मैंने सीएच लिख दिया। और उसके बाद झारखंड, चलो झारखंड को मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल।
और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो फ्रेंड्स ये टोटल 8 राज्य हैं हमारे देश के जहां से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा है सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स बताइए सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होगा। देखो सूर्य के लिए जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होगा वो होगा नाभिकीय संलयन। इसका क्या अर्थ हुआ। देखो इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक एक साथ जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमसे पूछा गया था कि सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय संलयन। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा है निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी, उसी तरह से दक्षिण भारत में एक नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है बताइए वो कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स वो नदी है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गोदावरी। गोदावरी को भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है भारतीय संसद किस प्रकार की है। एक सदनीय है, बिल्कुल नहीं। द्विसदनीय है, बिल्कुल द्विसदनीय है। त्रिसदनीय नहीं, इनमें से तो कोई इसका कोई सवाल नहीं है। देखो द्विसदनीय क्यों है, क्योंकि हमारे भारतीय संसद में 2 सदन है। कौन कौन से 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। क्योंकि हमारे संसद में ये 2 सदन है, इसलिए हमारी जो संसद है, हमारी जो भारतीय संसद है उसको द्विसदनीय कहा गया है। और ये जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहते हैं और जो लोकसभा है इसको निम्न सदन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया। तो फ्रेंड्स बताइए भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। हमने जो पिछला टेस्ट किया था उसमें भी ये प्रश्न था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति या व्यपगत नीति। इसके और भी नाम है, या तो इसको हम कहते हैं हड़प नीति और इसी को हम बोलते हैं व्यपगत नीति। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डलहौजी था उसने एक ऐसा नियम बना दिया था कि अगर कोई राजा होगा जिसका वारिस नहीं होगा तो जो रियासत है वो रियासत अंग्रेजों की हो जाएगी। अर्थात डलहौजी ने ऐसा नियम बनाया कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होगी तो उसकी जो रियासत होगी वो सरकार की हो जाएगी। सरकार उस समय अंग्रेजों की थी। तो इसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति अर्थात व्यपगत नीति। और इस नीति के तहत बहुत सारी रियासतें जो अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुकी थी, जैसे कि उनमें अयोध्या की रियासत थी जिस पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया। और कुप्रशासन का आरोप के साथ जो अयोध्या की रियासत थी उसको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। और कौन नहीं जानता महारानी लक्ष्मीबाई को, कौन नहीं जानता सतारा को। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी रियासतें थी उस समय जो इस नीति के तहत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हड़प ली थी। और ये किसकी देन थी, ये थी लॉर्ड डलहौजी की। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कहा गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। ये आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और ये वॉशिंगटन डीसी कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। तो हमसे पूछा गया है कि जो आईएमएफ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा गया है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो फ्रेंड्स बताइए, ये तो शायद आपको पता ही होगा। देखो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में कई देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान है। शब्दों पे गौर करना, शुष्क रेगिस्तान है सबसे बड़ा। क्योंकि एक शीत रेगिस्तान है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारा 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है शीत मरुस्थल। क्योंकि उस पूरे महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, कई कई किलोमीटर की बर्फ की परतें जमी रहती है। अगर शुष्क मरुस्थल की बात होगी, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल तो सहारा है। लेकिन अगर शीत मरुस्थल की बात हुई या शुष्क मरुस्थल की, अगर या तुम्हें ये ऑप्शन में मिल जाए अंटार्कटिका,
अगर वो जैसे इसने यहाँ पर कहा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, अगर ऑप्शन में ये अंटार्कटिका भी होता तो हमारा उत्तर हो जाता अंटार्कटिका, क्योंकि ये पूरा का पूरा महाद्वीप है जिसमें कई कई किलोमीटर की बर्फ जमी रहती है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप में इतनी बर्फ जमी हुई है कि अगर सारी बर्फ एक साथ पिघल जाए तो जो हमारा पृथ्वी का धरातल है उसमें पानी ही पानी हो जाएगा। और ये पानी, अगर ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सारी बर्फ पिघल जाए तो 60 मीटर तक पूरी पृथ्वी पर पानी पानी फैल जाएगा। अब आप सोचिए इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर कितनी बर्फ जमी हुई है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन अगर शुष्क रेगिस्तान की बात करें तो सहारा। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में अंटार्कटिका महाद्वीप नहीं दिया था, अगर अंटार्कटिका महाद्वीप होता तो हम उस पर ही टिक मारते, क्योंकि हमसे यहाँ पर स्पेशली नहीं कहा गया कि शुष्क महाद्वीप है कि शीत महाद्वीप है। उसने सिर्फ इतना कहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए हमने कह दिया सहारा। शुष्क मरुस्थल जो है सबसे बड़ा वो सहारा है और शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा है लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो बताइए लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होगा। देखो, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होगा ऑक्सीजन का परिवहन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें पाई जाती है ब्लड में, एक तो आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और जो दूसरी चीज पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और तीसरी चीजें पाई जाती है प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खून में 3 चीजें पाई जाती है मुख्यतः, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है, इस आरबीसी के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो हमसे यही पूछा गया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि इंडिया का खोज, अर्थात इंग्लिश में नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो देखो, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों के समय जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने उस समय एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया गया। किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा है संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का मुख्यालय कहां पर है। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसका मुख्यालय कहां पर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और ये न्यूयॉर्क भी कहां पर है, ये न्यूयॉर्क भी अमेरिका में है। हमसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है, वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। 1920, ऑप्शन नंबर बी 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पहले परमाणु परीक्षण को हमने कहा पोखरण प्रथम। पोखरण प्रथम, ये हमारे भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जो कि सफल रहा, और ये हुआ 1974 में। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा है भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या थी। तो बताइए भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या थी। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि हम अच्छे से जानते हैं, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा देश एक गणतंत्र बना, और तब से हम गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही आसान सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो हमसे पूछा है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है। तो फ्रेंड्स बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि में तकनीक से जुड़ा है। और शायद पिछले टेस्ट में हमने जाना था जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के जो जनक थे वो किसको कहा गया, अगर आपको याद हो तो याद करिए। चलिए प्रश्न नंबर, हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। तो फ्रेंड्स बताइए पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, वो है मरियाना। देखो, मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त, देखो इस मरियाना को मेरियाना भी लिखा जाता है किसी किसी किताब में, मेरियाना गर्त, गर्त या ट्रेंच। तो सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा ट्रेंच विश्व का मेरियाना है, जिसको मरियाना भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच।
चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में हमसे कहा है, भारत का लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? शायद आपको अच्छे से पता होगा। देखो, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो इन्होंने भारत के राज्यों को एकजुट किया था और एकजुट करके हमारे देश को मजबूत बनाया था। इसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको भारत का लौह पुरुष की उपाधि दी गई। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में हमसे कहा है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, सबसे लंबा समुद्र तट अर्थात समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य के साथ लगती है हमारे देश में? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात। गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है हमारे देश में। अगर आपसे पूछा जाए कितनी लंबी है बताइए, तो लगभग लगभग 1600 किलोमीटर गुजरात के साथ समुद्र की सीमा साझा होती है। लगभग लगभग 1600 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मुख्य जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। क्यों है? क्योंकि यह पृथ्वी को गर्म रखती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमारी पृथ्वी गर्म रहेगी और परिणामतः ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो अभी मैंने आपको बताया, अंटार्कटिका महाद्वीप, जहां पर कई कई किलोमीटर बर्फ जमी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये बर्फ पिघलेगी और हमारी जो पृथ्वी है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की पूरी बर्फ पिघल गई सारी की सारी, तो हमारी पृथ्वी 60 मीटर तक जलमग्न हो जाएगी। इसको बोल देंगे प्रलय, जल प्रलय। तो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एक मुख्य मुख्य जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स बताइए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ कौन सी है, तो वो है बैकाल झील। ये बैकाल झील कहां पर है? ये रूस में है। और फ्रेंड्स, ये बैकाल झील आयतन के आधार पर सबसे बड़ी है। आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील, जो कि रूस में है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक और झील हमें देखने को मिलती है। पहले फ्रेंड्स मैं इसका नाम लिख देता हूं, यह है बैकाल झील, जो कि रूस में है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। ये सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से मीठे पानी की। तो देखो, इसी एक प्रश्न में 3 प्रश्न हमारे बन गए हैं। भारत की इस मीठे जल की झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो है जम्मू कश्मीर में वूलर झील। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? वो है बैकाल झील, जो कि रूस में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे कहा गया है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अर्थात सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अर्थात सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अर्थात हमें यह बताना है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो बताइए, कौन से वो अनुच्छेद है जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमसे कहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अर्थात अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हमसे पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
तो हमसे पूछा गया है जो इसरो है उसकी स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसरो की स्थापना हुई 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। तो जो 26 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में। अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो डेट है 15 अगस्त 1969। इस 15 अगस्त 1969 में जो हमारे देश की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसका नाम है इसरो, उसकी स्थापना हुई। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? देखो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत अर्थात गैर नवीकरणीय स्रोत। देखो गैर नवीकरणीय स्रोत उसे कहेंगे जब ऊर्जा हमारी कोई नष्ट हो जाए, जैसे सपोज पेट्रोल, मैं लिखता हूं यहाँ पर पेट्रोल। तो पेट्रोल भी एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को बनने में बहुत समय लगता है, कई हजार कई लाख वर्ष लगते हैं। हमने पढ़ा है जब करोड़ों वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल हुई तो लाखों पेड़ पौधे जीव जंतु धरातल के नीचे दबे, जिनके गलने सड़ने से पेट्रोल बनता है। तो पेट्रोल के बनने में, या पेट्रोलियम इसको बोलते हैं, पेट्रोलियम में बहुत सारे उत्पाद आ जाते हैं, तो पेट्रोलियम के बनने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय स्रोत। तो इसमें पेट्रोलियम है, कोयला है। तो देखो हमारे ऑप्शन में कौन सा है? कोयला है। देखो सौर ऊर्जा गैर नवीकरणीय क्यों नहीं है? क्योंकि सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, इससे आप चाहे रोजाना कितनी ही ऊर्जा ले लो, तो ये गैर नवीकरणीय नहीं है। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय कहलाती है, जल ऊर्जा भी नवीकरणीय कहलाती है। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात अनवीकरणीय हुआ कोयला, क्योंकि कोयले के बनने में लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको पेट्रोलियम का। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमसे कहा गया है जापान की मुद्रा क्या है? तो देखो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 में हमसे कहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कौन नहीं जानता इनको? इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30 ये हमारा मैथ का एक प्रश्न है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ को भी कहीं ना कहीं जीएस में फिट कर दिया गया है। तो हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 30 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? हमें शब्दों पर गौर करना है, अभाज्य नहीं है ये बताना है। तो बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है? क्या 47 भाज्य है क्या? 47 भाज्य है, बिल्कुल 47 भाज्य है, किसी से नहीं कटती है, अभाज्य है 47। 47 किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये अभाज्य हुआ। तो ये तो नहीं होगा। 29 भी किसी से नहीं कटता, ये भी अभाज्य है। 87 किसी से कटता है क्या? 8 और 7 15, बिल्कुल 3 से विभाजित होता है, तो ये भाज्य है। और 97 भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य है। हमसे पूछा है कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं है? तो देखो ए बी और डी ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। जो 87 है वो अभाज्य नहीं है, क्योंकि 87 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स ये 30 एमसीक्यूज जिनकी हाई पॉसिबिलिटीज रहेगी आपके एग्जाम में आने के लिए, उनका मैंने संकलन आपको दिया। न सिर्फ दिया बल्कि उनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया। आशा करता हूं कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आप अपनी एग्जाम की जो तैयारी है उसको दिनों दिन मजबूत कर रहे होंगे जीएस के माध्यम से, हमारे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूं किसी नए टेस्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते फिर से आपसे अपील करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से कराइए भी। सब्सक्राइब कराने के लिए आप इसको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।